भीम आर्मी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई लंकेश रावण जी, यहाँ बैठी तमाम आवाम का भी आभार जो बड़ी मजबूती के साथ यहाँ आकर के इस बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या सुनना पसंद करोगे? राजनीतिक भाषण सुनोगे या फिर जो आपके अंदर बुराइयां कृतियां हैं वो सुनोगे, या फिर कुछ ऐसा सुनाऊं जो आप हंसने पर मजबूर हो जाएं? आप ही तय करें आपको क्या सुनना है। बिल्कुल, तो मैं पहले ही आपसे कह दूं कि मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। क्या मेरी हिंदी पीछे तक समझ आ रही है? शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन वंदन करता हूं। मैं नमन वंदन करता हूं उन महामानवों को जिन्होंने देश की आजादी में अपना संपूर्ण जीवन लगाया। मेरा विशेष नमन वंदन उड़ीसा की आवाम को है कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर रही है। साथियों, अगर मैं उड़ीसा के साथ साथ पूरे देश की बात करूं और मैं ये देखूं कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो हर काम को करती है, जो गटर भी साफ करती है, जो सफाई भी करती है, जो मेहनत मजदूरी भी करती है, वही आज बहुत परेशान है। उसकी परेशानी का कारण क्या है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। मेरे 26 जनवरी 1950 का समय याद आता है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू कराकर हंसते हुए बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ के नेता उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आप बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म ना लेकर के यहाँ के गरीब शोषित वंचित वर्ग के वोटों से जन्म लेगा। अब ताली मत बताइए, सिर्फ सुनिए गौर से कि यहाँ की आवाम के वोटों से जन्म लेगा। तो उनके साथ के नेता हंसते हुए उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इन शोषित पीड़ितों को अधिकार तो दे चले हो, लेकिन ध्यान रखना, हम आपके लोगों को डराएंगे, आपके लोगों को धमकाएंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे। इस बीच उन्होंने बात और कही कि जो लोग डरेंगे नहीं, उनको हम खरीद कर राजा अपना बनाएंगे। अब आप खुद में सोचना शुरू कीजिए कि इस प्रदेश में 95% आबादी, 95% आबादी वो बहुजन समाज के लोगों की है, लेकिन क्या आपके अधिकारों पर बात हो रही है? क्या आपकी शिक्षा पर बात हो रही है? क्या आपके बच्चों के भविष्य को लेकर बात हो रही है? और अगर बात नहीं हो रही है तो मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि क्या आपको अम्बेडकरवादी कहलाने का अधिकार है? आज आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं आपके समाज के, आपके जाति के, आपके धर्म के हो, लेकिन क्या इस प्रदेश में आदिवासी समुदाय की शिक्षा आगे बढ़ रही है? और अगर नहीं बढ़ रही है, उसका कारण भी समझिए क्या है। पुरखों ने कहा जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम बहुजन समाज के लोग जो इस देश में बड़ी मजबूती के साथ सब काम करते हैं, हमने अपनी शक्ति का निर्माण नहीं किया। हमको क्षेत्रों में तोड़ा गया, हमको भाषा में तोड़ा गया, लेकिन हम अपनी शक्ति का निर्माण नहीं कर पाए। एक और दूसरी ओर जहां आरएसएस के लोग उत्तर भारत में
गाय को काट कर खा लेते हैं। वहीं अम्बेडकरवादी लोग अगर पूरे देश के आंदोलन को एकजुट करते हैं तो इनकी नस्ल, इनकी जाति, इनके धर्म, इनका क्षेत्र भी, इनकी भाषा बीच में आ जाती है। तो बताइए गलती किसकी है? क्या किसी और की गलती है? हमारी गलती, हमारी गलती। भीम आर्मी का जन्म हुआ, भीम आर्मी के पैदा होने के बाद चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर के हम लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया। हर गांव जाकर के पाठशालाएं खोली, अपने बच्चों को यह बताया कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके तहत हम इस देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर सकते हैं। शिक्षा ही वो हथियार है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या उड़ीसा के लोगों ने कितनी पाठशालाएं खोली? मैं चंद्रशेखर भाई का भी ध्यान केंद्रित करूं कि कालाहांडी जिले में एक पाठशाला चलती है और उस पाठशाला के बच्चे हर साल नवोदय विद्यालय में जाते हैं और अलग अलग जगह बच्चे वहां से जो सीख कर जाते हैं वो अलग अलग जगह खेलों में जाने का भी काम करते हैं। अब आप सोचिए कि एक पाठशाला ने एक जिले के नाम पर रोशन किया। आप लोगों ने अपने क्षेत्रों में कितनी पाठशालाएं खोलने का काम किया? क्या सिखाएंगे बच्चों को आप? क्या बताएंगे बच्चों को आप? आने वाला समय कैसा है ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? आपको सोचना समझना होगा। अगर आज भी हम लोग सोचे समझे नहीं और आज भी हम सुधरे नहीं तो वो समय दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम लोग संविधान को धीरे धीरे बदलकर संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। अब हमें सोचना होगा क्या करना है, हमें समझना होगा क्या करना है। अगर व्यवस्थित रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर अनुशासन डालने का काम करो। अनुशासन ही शासन को जन्म दे सकता है और शासन ही आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसा अनुशासन? अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके लीडर आपके बीच में आए तो आपके लीडर को माइक उठाने की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद ब खुद अनुशासित होकर बैठ जाए। जो आपके लीडर बोलोगे नहीं मेरी कौम के लोग आज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तब जाकर तो व्यवस्था बदल सकती है। वरना कोई मंत्र ऐसा नहीं है तो यहाँ के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों को, यहाँ के दलित आदिवासियों को जीवन में तो बदलाव ला सके। मैं देखता हूँ कि जल जंगल जमीन के रक्षक आज उनकी हत्याएं बड़े पैमाने पर हैं। पिछले 10-20 साल पुराने केस पेंडिंग पड़े हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण समझिए क्या है? इसका कारण आप स्वतः है, खुद है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दी गए लोकतंत्र के अधिकार को समझ जाते और खुद से सवाल करते कि ये वोट क्या है, खुद से सवाल करते इस वोट की ताकत क्या है, तो आपकी समझ आता कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। ये वोट एक ऐसी चीज है कि आपके अच्छे स्कूलों का निर्माण कर सकता है। कैसे? कि अगर अपने आप इकट्ठा होकर के वोट की ताकत को इकट्ठा करके इस देश में प्रदेश में अपने लोगों को चुन ले, अपनी सरकारें बना ले और शिक्षा मंत्री अपना बना ले। वो शिक्षा मंत्री एक साइन करके ये कह दे कि नहीं अब हर वर्ग के व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने का काम करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा, यहाँ के कलेक्टर का बेटा, आपके यहाँ के विधायक का बेटा और यहाँ बैठी जनता का बेटा जब एक स्कूल में जाकर पढ़ेंगे शिक्षा अच्छी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन हमने जो सोचना ही छोड़ दिया। अभी कोरोना गया, कोरोना में जिन लोगों की ताकत थी, जिनकी राजनीतिक पहचान थी, जिनके पास पैसा था, उन लोगों को अच्छे हॉस्पिटल मिले और जिन जो गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे, उनको सरकारी हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिली। अगर आपकी सत्ता होती, आपका शासन होता, आपका चिकित्सा मंत्री होता, एक साइन करके कह देता कि इलाज सबका बराबर होगा, सड़क पर इलाज होगा तो डीएम, कलेक्टर, एसपी का भी इलाज सड़क पर होगा और अगर हॉस्पिटल में इलाज होगा तो गरीब हो चाहे मुख्यमंत्री हो सबका इलाज जैसा होगा। कौन करेगा इस व्यवस्था को? कौन बढ़ाएगा इस व्यवस्था को? आप क्या सोचते हैं कि जिंदाबाद कहने से व्यवस्था बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। अभी आपने सिर्फ एक एमपी जिता करके भेजा, उसमें मैं उड़ीसा के साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने एक मुट्ठी अनाज और एक रुपया देकर के अपने नेता को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो अकेले कब तक लड़ेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे अकेले और कितनी समस्याओं पर लड़ेंगे? अगर कंधा मजबूत करना चाहते हो तो उड़ीसा के